सकते हैं कि सर यदि एजेंट जो है ही इज नो मोर एन एजेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो गया है, तो फिर क्या क्या बातें हैं, पहला पढ़ना चालू करते हैं। व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। एक बार आरुष मुंद्रा इसको पढ़। कहाँ चला गया, आया नहीं क्या आज? चलो कोई बात नहीं, दर्जन आप ही पढ़ो हमारे लिए। और जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया अपने वीडियो ऑन कर लो तो बेहतर रहेगा। दर्जन स्टार्ट रीडिंग। Effects of termination agency when termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third persons. इसका Section 208. इसका मतलब क्या है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर दी, खत्म कर दी, लेकिन सर एजेंट के लिए वो अथॉरिटी कब खत्म हुई भी मानी जाएगी और थर्ड पार्टीज के लिए वो अथॉरिटी कब खत्म हुई भी मानी जाएगी? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल है, एजेंट है, थर्ड पार्टी है। सर इसने तो रिवोक कर दी, इसके लिए वो रिवोकेशन कब इफेक्टिव होगा और इसके लिए कब इफेक्टिव होगा, हमें ये समझना है। पढ़ भाई। The termination of the authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regards third person before it becomes known to them. सर इसने तो अपनी एजेंसी खत्म कर दी, बट इस एजेंट की, लेकिन सर एजेंट के लिए वो कब इफेक्टिव होगी? सर जब इसके नॉलेज में आएगी। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना कि सर इसने एजेंसी 1/1/2026 को ही खत्म कर दी, लेकिन वो कम्युनिकेशन रिवोकेशन का यहाँ पर 3/1/2026 को पहुंचा। इस बीच इसने 5 लैपटॉप 10 में से बेच दिए। सर तो इससे ये बाइंड होगा या नहीं होगा? ये सर, क्योंकि एजेंट की अथॉरिटी रिवोकेशन कब इफेक्टिव माना जाएगा? जब सही में एजेंट को उसकी नॉलेज होगी। और सर थर्ड पार्टी के लिए वो कब इफेक्टिव माना जाएगा? कि सर थर्ड पार्टी को भी जब नॉलेज में आ जाएगा कि एजेंट की एजेंसी खत्म कर दी गई है, तो फिर वो एजेंसी का जो रिवोकेशन है थर्ड पार्टी के लिए तब इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। मान लो एजेंट ने थर्ड पार्टी से पहले ही कोई डीलिंग कर लिया और थर्ड पार्टी इस इंप्रेशन में कि एजेंट तो अभी भी एजेंट है, सर इसको पता ही नहीं पड़ा और एजेंट ने और काम कर दिए, तो सर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को उसके लिए वैसे ही बाइंड कर सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो। Example: A directs B to sell goods for him and agrees to give B 5% commission on the price fetched by the goods. A afterwards by letter revokes B's authority. B, after the letter is sent but before he receives it, sells the goods for rupees 2 lakh. The seal is binding on A and B is entitled to rupees 5,000 on his commission. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको भी एजेंट का बताया था। एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करने में और उस तक ये कम्युनिकेट होने में 2-3 दिन का फर्क था। उस बीच में एजेंट ने यदि कोई काम कर दिया तो क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड होगा? 100% होगा, क्योंकि एजेंट के लिए वो अथॉरिटी कब रिवोक हुई भी मानी जाएगी? सर जब उसकी नॉलेज में आएगी। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल। A at Chennai by letter directs B to sell for him some cotton lying in a warehouse in Mumbai, and afterwards by letter revokes his authority to sell and directs B to send the cotton to Chennai. B, after receiving the second letter, enters into contract with C, who knows of the first letter but not of the second, for the sale to him of the cotton. C pays B the money with which B absconds. C's payment is good as against A. इज गुड एज अगेंस्ट ए। क्या बोलना चाह रहा है ये ये मिस्टर पी हैं। इन्होंने मिस्टर ए को बोला मैं आपको अपना एजेंट अपॉइंट करता हूं। फर्स्ट लेटर भेजा, मैं आपको अपना एजेंट जैसे अपॉइंट करता हूं मेरे जो भी चेन्नई में जो भी मेरी कॉटन है उसको सेल करने के लिए। ओके सर, ठीक है। सेकंड लेटर जो है, ठीक है, वो भेजा ए को कि मैं आपकी एजेंसी रिवोक कर रहा हूं, जो भी आपकी पास में मेरी कॉटन पड़ी आप उसको वापस मुंबई भेज दीजिए। अब ये सेकंड लेटर जो था ये एजेंट को तो मिल गया, लेकिन उससे पहले ही एजेंट ने क्या किया था? किसी थर्ड पार्टी को बता दिया था कि ये
इन्होंने मेरे को एजेंट जैसे अपॉइंट करके रखा हुआ है और मुझे अथॉरिटी है ये सेल करने की जो भी कॉटन है। ओके सर। सेकेंड लेटर आया, वो एजेंट को तो मिल गया, लेकिन थर्ड पार्टी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। थर्ड पार्टी वो केवल फर्स्ट लेटर के बारे में जानती थी, सेकंड लेटर जिससे अथॉरिटी रिवोक कर दी गई थी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने वो कॉटन के लिए यहां पर पैसा दे दिया एजेंट को। ठीक है, एजेंट को तो मालूम था मेरी अथॉरिटी रिवोक हो गई है, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं मालूम था कि मेरी अथॉरिटी रिवोक हो गई है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज। कम बैक प्लीज। तो सर अब थर्ड पार्टी वॉज अनअवेयर, एजेंट वॉज अवेयर, इन स्पाइट ऑफ दैट ही एक्सेप्टेड द मनी, और उस पैसे को जो भी वो जितनी भी कॉटन थी उस पैसे को लेके वो भाग गया कहीं पर। अब सर क्या होगा इस सिचुएशन में, अपन ने अभी क्या पढ़ा था कि सर थर्ड पार्टी के लिए वो रिवोकेशन तब मैटर करेगा जब वो इसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो सर क्या इसकी नॉलेज में आया रिवोकेशन? नहीं। तो क्या ये उस पैसे से प्रिंसिपल, जो पैसा ये एजेंट लेके भाग गया, क्या उससे प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन से बाइंड होगा? सर 100% होगा, क्योंकि इसकी नॉलेज में वो पैसा देते वक्त था ही नहीं। अब इसमें किसकी गलती? सर प्रिंसिपल के पास में रेमेडी क्या रहेगी ज्यादा से ज्यादा कि सर ये एजेंट से अपना ये पैसा वसूल सकता है, पर सर ये यहाँ पर ये जो कॉटन थी इसको वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो पक्का है, कॉटन तो ये ही रखेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो किनके खिलाफ, एजेंट के खिलाफ और थर्ड पार्टी के खिलाफ कब एप्लीकेबल होता है रिवोकेशन या टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ये समझ में आ गया? यस सर, इन दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल और पढ़ो। A directs B, his agent, to pay certain money to C. A dies and D takes out probate to his will. B, after A's death, but before hearing of it, pays the money to C. The payment is good as against D, the executor. वापस पढ़ते हैं। ए जो प्रिंसिपल थे, ही डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू पे सर्टेन मनी टू सी, कि यार मैं दूर बैठा हूं तुम पास में बैठे हो, तुम ये पैसा सी को दे के आ जाओ। ठीक है सर। ए भाई साहब बाद में मर गए, एंड डी टेक्स आउट प्रोबेट टू हिज विल। अभी समझाता हूँ प्रोबेट टू हिज विल क्या होती है। ठीक है। बी जो एजेंट है आफ्टर एज डेथ बट बिफोर हियरिंग ऑफ इट पेज द मनी टू सी। सर ए की बीज बी आफ्टर एज डेथ, ए की डेथ के बाद में, बट बिफोर हियरिंग ऑफ इट, इसको पता नहीं था एजेंट को कि प्रिंसिपल साहब मर चुके हैं। पेज मनी टू सी, कि सर सी को पैसा दे दिया। द पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट डी द एग्जीक्यूटर। देखो एक तो होती है विल। विल आदमी मन बना के जाता है ना कि जब भी मेरी डेथ हो जाए उसके बाद में मेरे बेटे को ये दे देना, मेरी बेटी को ये दे देना, मेरे साथ मेरी वाइफ के लिए ये, मेरे पेरेंट्स के लिए ये, और ये मैं दान धर्म पुण्य करूंगा। ठीक है। विल कब एग्जीक्यूट होती है? कि सर मरने के बाद में। जिसने भी बनाई है, मान लो मिस्टर एक्स ने बनाई है एक अपनी विल, उसमें उन्होंने एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया। यस सर, एग्जीक्यूटर मींस विल में ही नाम लिख दिया कि मेरे मरने के बाद में मेरे दोस्त, इन सब लोगों को, जो मेरा सन है, डॉटर है, वाइफ है, उनको ये पैसे देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं एग्जीक्यूटर मेरे दोस्त पे डालता हूँ, एग्जीक्यूटर मिस्टर ई पे। विल में ही मेंशन कर दिया। ओके सर। तो एग्जीक्यूटर को क्या है, कोर्ट में जाके उस विल की एक प्रोबेट निकलवानी पड़ती है कि हाँ भाई सब कुछ सही है और आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। ऐसा जनरली करते भी हैं लोग, नहीं भी करते हैं, यदि छोटी सी जगह है तो कोई ज्यादा नहीं, पर प्रोबेट। तो एग्जीक्यूटर कौन? मिस्टर ई या अपने एग्जांपल में मिस्टर डी। यस सर। सर एग्जीक्यूटर को ये भी देखना होता है कि जो मेरी देनदारियां हैं लिख के जाएंगे, सबसे पहले उनको चुकाया जाए, फिर जो भी बचे उसमें से मेरे सन को, मेरे डॉटर को और मेरे वाइफ को ऐसे ऐसे दिया जाए। तो सर देनदारियां भी चुकाने। अब सर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ डायरेक्शन दिया था कि तू मेरे बिहाफ पे सी को पैसा दे देना। यस सर। सर
एजेंट को ये ध्यान में था, इस दौरान प्रिंसिपल की डेथ हो गई, लेकिन चूंकि दोनों डिफरेंट सिटीज में थे, इस बात का किसी एजेंट को पता ही नहीं पड़ा, और उसने प्रिंसिपल की डेथ के बाद में सी को उनके कहे अनुसार पैसा दे दिया। अब बाद में पता पड़ता है कि यहाँ तो डेथ हो चुकी है प्रिंसिपल की, तो सर किसके पास में जाएंगे? जो उनकी विल का एग्जीक्यूटर होगा, जिसने उनकी विल का प्रोबेट निकलवाया है, उसके पास में जाएंगे, देखो मेरा ये पैसा बनता है जो इनके कहने पे एज एन एजेंट मैंने दिया था, तो कृपया मेरा पैसा मेरे को वापस दिलाया जाए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर मिस्टर डी जो एग्जाम्पल के हैं, उनके पास में जाके वो अपना पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना पॉइंट क्या है, एजेंट की अथॉरिटी का रिवोकेशन। देखो प्रिंसिपल की डेथ या एजेंट की डेथ के साथ में एजेंसी खत्म हो जाती, लेकिन सर उसकी अथॉरिटी कब रिवोक होती है? कि सर अथॉरिटी तब रिवोक होती है जब एजेंट को सही में इस बारे में, और थर्ड पार्टी को भी सही में इस बारे में नॉलेज मिल जाए, तब वो उनकी अथॉरिटी रिवोक होती है। तो सर उससे पहले उन्होंने कहे प्रिंसिपल के कहे अनुसार एडवांस दे दिया था किसी थर्ड पार्टी को, सर वो सब विल के एग्जीक्यूटर के पास में जाके डिमांड कर सकते हैं। किसके पैसे में से डिमांड कर रहे हैं? प्रिंसिपल के पैसे में से ही कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कि सर उस विल के एग्जीक्यूटर से कर रहे हैं। एज सिंपल पॉइंट ये आ रहा है कि सर एजेंट की अथॉरिटी जो है वो एक्चुअल में जब उसकी नॉलेज में आएगा तब खत्म होगी। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग चलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कब खत्म हुई भी मानी जाती है। सेकंड, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। देखो अब जो डेथ वाली बात कर रहे थे वही आ गया नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ो भाई। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, प्रिंसिपल यदि अनसाउंड माइंड का हो जाता है या प्रिंसिपल मर जाता है, उसके कारण एजेंसी खत्म हो रही होती है या खत्म हो जाती है, तो सर एजेंट का एक धर्म है अपने मरे हुए मरहूम प्रिंसिपल के प्रति। क्या? कि मरहूम प्रिंसिपल के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे वो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो सारे रीजनेबल स्टेप्स ले, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो अधिकार मिले हैं उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए सारे। सर प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गए? कि सर प्रिंसिपल की डेथ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, प्रिंसिपल की डेथ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर सन हो गए, मान लो वाइफ हो गई, सन हो गए, डॉटर हो गई, और यदि पेरेंट्स में से कोई जिंदा है तो वो भी हो गए। ठीक है, ये होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। यदि वाइफ मरी है तो हस्बैंड हो गए, सन हो गए, डॉटर हो गए, पेरेंट्स हो गए। सर ये होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर प्रिंसिपल के जो एजेंट थे, प्रिंसिपल या तो अनसाउंड माइंड का हो गया, डेथ हो गई, तो अब एजेंट का इनके प्रति एक कर्तव्य बनता है। मान लो एजेंट ने 10 जनों को प्रिंसिपल के ब्याह पे पैसा एडवांस दिया हुआ था, तो वो सब प्रॉपरली बताए यहाँ पर कि देखो तुम लोगों को इन इन लोगों से पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है, तुम्हारा पैसा यहाँ यहाँ पर है, या तुम्हारा सामान, ठीक है, ये लोग मतलब तुम्हारा सामान यहाँ पड़ा है, जो या तो पेमेंट या अपना सामान वापस मांग सकते हो। तो वो सारे काम एजेंट को करने हैं जो इनके सेफगार्ड, एक बार इनका इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाए जिस चीज से। ठीक है, ये एक तरीके की ड्यूटी है इसकी। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अपन ने पढ़ा था ना एजेंट और सब एजेंट, क्या बेसिकली सब एजेंट अपॉइंट करने होते हैं? कि सर नहीं, बट सर दो तरीके से फिर भी पढ़ा था, सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो सर एजेंट सब एजेंट भी कई बार अपॉइंटेड होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट सब एजेंट। ठीक है सर। सर the sub agent's authority come to an end when the agent's authority terminates. The sub agent's authority comes to an end when, सर कनेक्टिंग लिंक क्या है? ये जब ये ही टूट गया तो ये भी तो अपने आप सीन से हट जाएगा, तो इसकी भी अथॉरिटी, जैसे ही ये सीन से हटा वैसे ही इसकी अथॉरिटी भी पूरी हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा एजेंसी का चैप्टर भी पूरा हो गया है। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन बैंक पे। लेट अस कम टू द क्वेश्चन बैंक ऑफ द एजेंसी। कितने लोगों ने कर लिया है? कृपया हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
कविश बाबू मई में एग्जाम देना है ना रे। और जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, क्या उन्होंने पूरा देख लिया है? क्या उन्होंने पूरा देख लिया है? यस। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। 5-7 पेज। 10 पेज हुआ है। 5-7 पेज भी देख लिए तो भी बहुत अच्छी बात है, बेटर देन सर नथिंग। 8 पेज। नो नो इश्यूज, वेरी गुड। ठीक है, चलो आओ करना स्टार्ट करते हैं। कविश एग्जाम इसी साल है, अगले साल मतलब इसी May 27 में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जनवरी के बाद तेरे को, दिसंबर के बाद समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी का समय कहाँ चला जाएगा कविश? तेरे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स जो भी होते हैं ना सब, फिर उसके बाद में सीधा तेरे को अप्रैल में ही समय मिलने वाला है, और मई में तो एग्जाम आ जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन करना। Who is considered as an agent under the Indian Contract Act? Who is considered as an agent under the Indian Contract Act 1872? तो सर, state the duties of an agent to his principal. ठीक है सर। Indian Contract Act does not define the word agency. However, Section 182 of Contract Act defines agent and principal as agent means a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third persons, and principal means a person for whom such act is done or who is so represented. जिसके लिए काम किया जा रहा है वो प्रिंसिपल, और जो काम कर रहा है किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, वो एजेंट। ठीक है, एजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया है, एजेंट को और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है कि सर स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ड्यूटी अपन सब पढ़ चुके हैं, 8-9 जितनी भी ड्यूटीज थी वो सारी की सारी अपन पढ़ चुके हैं, वापस समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट? कि सर राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी सम मिला है उसमें से अपना कमीशन या अपनी सैलरी रिटेन कर सकते हैं। राइट टू रेम्यूनरेशन है, यदि कोई बात हुई है इस बारे में तो। एजेंट लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, जब तक एजेंट का पेमेंट नहीं किया जाता वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी अपने पास रोक के रख सकता है। राइट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिफिकेशन, सर एजेंसी के बिहाफ में मैंने जो भी काम गुड फेथ में रीजनेबल तरीके से किया उन सब के लिए मैं प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता हूँ। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, प्रिंसिपल की नेग्लेक्ट के कारण एजेंसी को एजेंट को यदि कोई नुकसान हो गया है तो वो सारा का सारा उससे कंपनसेशन एज एन इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। की सर एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, ईस्टॉपल और बाय नेसेसिटी, ये दोनों पढ़े थे। रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज एन एजेंसी बाय रैटिफिकेशन? व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन? कि सर एजेंसी बाय रैटिफिकेशन क्या होता है और एक रैटिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी बातें होती है। या फिर डिफाइन द टर्म रैटिफिकेशन, explain the rights of a person to acts done for him without his authority, what is the effect of ratification? सर ratification और ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। वैलिड रेटिफिकेशन होने के लिए ये सब बातें जरूरी होनी चाहिए कि सर पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना होता है। रेटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि उस रेटिफिकेशन के कारण किसी थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना हो सकता है। ठीक है, ऐसा रेटिफिकेशन किया हुआ प्रिंसिपल के द्वारा कोई काम करनी जो उन्होंने मटीरियली डिफेक्टिव नॉलेज के साथ में रेटिफिकेशन किया, पूरी बात की नॉलेज ही नहीं थी और रेटिफिकेशन कर दिया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके हैं। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। रैटिफिकेशन ऑफ एजेंसी इज वैलिड इवन इफ द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल इज मटीरियली डिफेक्टिव। खोटा स्टेटमेंट है सर। मटीरियली डिफेक्टिव नॉलेज के साथ में आपने यदि कोई रेटिफिकेशन कर दिया है उसका कतई कोई मतलब ही नहीं है। When an agency is terminated, सर एजेंसी किस किस तरीके से खत्म होती है? इन 10 तरीकों से खत्म होती है। ठीक है, तो सर नो प्रॉब्लम। इसमें 10 तरीकों में से कुछ वो मैंने आपको बाइफर्गेशन किए थे ना, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इस तरीके से। नेक्स्ट, मेन पॉइंट्स इन अबव रिगार्डिंग टर्मिनेशन आर रिवोकेशन, रिनंसिएशन बाय एजेंट, completion of business, death or insanity, principal's insolvency on expiry of time.
if the question asked to list some points, try to ponder upon these first. देखो इनमें से ये पॉइंट्स मेन है, इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से और ऐड किए हैं। मेन पॉइंट्स जो थे ना वो ये 5-7 जितने भी हैं या नीचे हाईलाइट करके डाल दिए। नेक्स्ट, व्हेन डज द टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी टेक्स इफेक्ट? सर कब खत्म होती है? एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एज बिटवीन थर्ड पार्टी, एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तब खत्म हुई भी मानी जाएगी जब वो एजेंट के नॉलेज में आएगी। थर्ड पार्टी के तो जब नॉलेज में आएगी तब उसके लिए वो एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट की खत्म हुई भी मानी जाएगी। और यदि प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी हो गई है, एजेंट्स अथॉरिटी टू कंटिन्यू टिल दिस फैक्ट नॉट नोन टू दी एजेंट, जब तक एजेंट की नॉलेज में नहीं आ जाता। अभी अपन ने ऊपर एक एग्जांपल किया है, उस प्रिंसिपल उसको काम सौंपने के बाद मर गया, इस बात की नॉलेज की प्रिंसिपल मर गया उसको था नहीं, और डेथ के बाद में उसने वो काम कर दिया, तो भी उससे प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी, तो भी उससे प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी और सब बाइंड होने लग जाएंगे। इज इट क्लियर कि यस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द राइट्स ऑफ एन एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। सर ये तो अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज एजेंट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल? एजेंट इज नाइदर, या फिर क्वेश्चन है, एजेंट इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर कैन बी हेल्ड पर्सनली एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। कमेंट। सर जनरल रूल तो ये है कि एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होता है, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पर एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये सब अपन ने कवर कर लिए। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस? ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ वाइफ एज एन एजेंट इन बाइंडिंग हर हस्बैंड? कि सर अपन ने पढ़ा था ना कि सर दे शुड बी लिविंग टुगेदर इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन, और वाइफ जो है हस्बैंड का क्रेडिट वो कर सकती है एज एन एजेंट ओनली फॉर नेसेसरीज। अब सर ये तब लागू होगा जब क्रेडिटर को मना किया गया वाइफ को क्रेडिट देने पे, यदि हस्बैंड जो है उसको रीजनेबल अलाउंस नहीं देता है वाइफ को अपनी नीड्स के लिए, तब वो एजेंट जैसे हस्बैंड की क्रेडिट को गिरवी रख सकती है। ठीक है। अब यदि वाइफ और हस्बैंड वैसे तो बोला है कि दे शुड बी लिविंग टुगेदर, लेकिन यदि वो बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी फॉल्ट, वाइफ की फॉल्ट के वो दोनों अलग रह रहे हैं, तो फिर वाइफ बिल्कुल हस्बैंड के एजेंट के तौर पे ये सारे उसको बाइंड कर सकती है अपने डेली नेसेसिटीज और नेसेसरीज के लिए। ठीक है, यदि उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है तो। ये सब अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बीच में डिफरेंस कर चुके हैं ये। नेक्स्ट, हु इज अ सब एजेंट? Who can be a sub agent? When can a sub agent be appointed and what are the effects of appointing a sub agent? सर सब एजेंट प्रॉपरली भी अपॉइंटेड होते हैं, इम्प्रॉपरली भी अपॉइंटेड होते हैं, ये सब अपन डिटेल में कर लें, इसलिए दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। प्रिंसिपल इज नॉट ऑलवेज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। कमेंट। तो सर बेसिक रूल तो जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो फर्दर डेलीगेट हो सके ऐसा नहीं होता है, बट सर इसके एक्सेप्शंस हैं। कई जगह सब एजेंट ढंग से भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, कई जगह ढंग से अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब कर चुके हैं। जहां पर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होते हैं, प्रिंसिपल उसके कार्यों से बाइंड नहीं होगा, प्रॉपरली अपॉइंट होते हैं तो भी प्रिंसिपल उसके कार्यों से बाइंड हो जाएगा। लेकिन हमेशा चाहे प्रॉपरली अपॉइंटेड है चाहे प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, सबके लिए, चाहे प्रॉपरली अपॉइंटेड है चाहे प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, फॉर एवरी वर्क सब एजेंट भी इसका गला पकड़ेगा, प्रिंसिपल भी इसका गला पकड़ेगा। ठीक है, चाहे प्रॉपरली अपॉइंटेड है सब एजेंट चाहे नहीं है, बोथ विल बी पंचिंग दिस पर्सन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट। सर इसमें क्या बताया था? जो उसने काम विद इन अथॉरिटी किया है
और जो उसने काम अथॉरिटी एक्सीड करके किया है, अथॉरिटी एक्सीड करके किया है, तो काम सेपरेबल है, तो केवल जो अथॉरिटी वाला काम है उससे बाइंड होगा, और सेपरेबल काम से बाइंड होने से मना कर सकता है। और जब सेपरेबल नहीं है तो पूरे कामों से बाइंड होने से मना कर सकता है। केवल एक एक्सेप्शन है जहां पर प्रिंसिपल ने खुद थर्ड पार्टी को विश्वास दिला दिया हो कि एजेंट ये काम मेरी अथॉरिटी से कर रहा है, भले उसकी अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी खुद प्रिंसिपल ने एजेंट थर्ड पार्टी को विश्वास दिला दिया। ठीक है, ये भी कर चुके हैं अपन। और नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी? सर, सबसे पहली बात तो आपको ये समझाना है कि एजेंट्स अथॉरिटी इन केस इमरजेंसी के केस में वो सारी अथॉरिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को मिलेगी जो, जैसे कि एक नॉर्मल समझ वाला आदमी, अंडर ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी अपने खुद के केस में जो भी काम करता अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, वो सारे काम करने के लिए एजेंट को भी इमरजेंसी के केस में अथॉरिटी मिल जाएगी टू सेव हिज प्रिंसिपल फ्रॉम दी लॉसेस टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। अब वैलिड इमरजेंसी में वैलिड एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट हो तो उसके लिए ये 4-5 बातें जरूरी होती हैं कि एजेंट को सबसे पहले प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके उसको डायरेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो पाया है उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, कोशिश जरूर करनी है। नेक्स्ट, सच में एक्चुअल या डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी है कि वो जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्टली काम करे, एजेंट बोनाफाइड तरीके से काम कर रहा है, मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अडॉप्ट किया है जो भी गिवन सर्कमस्टेंसेस थे, एंड द एजेंट must have been in possession of the goods belonging to the principal and which are the subject of the contract। वो उसके possession में भी होने चाहिए। ये तो हो गए साहब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको बताया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आंसर करना है। यस सर, यस सर। चलिए दर्श जैन, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, आज ही फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। A appoints M, a minor assess agent, to sell his watch for cash at a price not less than 700. M sells it to D for 350. Is the sale valid? Explain the legal position of M and D, referring to the provisions of the Indian Contract Act 1872. एक बार सेम लिंक पे वापस ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे कवर करते हैं।